चले कुछ और सियासी खबरों का रुख करते हैं। 5 राज्यों के चुनाव की सरगर्मी के बीच बीजेपी ने राजस्थान में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की, जिसमें 41 प्रत्याशियों का नाम शुमार है। तो वहीं मध्य प्रदेश की चौथी लिस्ट में 57 और छत्तीसगढ़ की दूसरी सूची में कुल 64 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी हुई है। चौथी लिस्ट 57 प्रत्याशियों का नाम बुदनी से शिवराज सिंह, दतिया से नरोत्तम मिश्रा प्रत्याशी हैं। राजस्थान में बीजेपी की पहली सूची जारी हुई है। पहली सूची में कुल 41 प्रत्याशियों का नाम। राजस्थान में बीजेपी ने 7 सांसदों को भी मैदान में उतारा है, जिसमें दिया कुमारी को विद्याधर नगर से टिकट, राज्यवर्धन सिंह राठौर को झोटवाड़ा से टिकट, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से लड़ेंगे चुनाव। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी की गई है और दूसरी लिस्ट में कुल 64 प्रत्याशियों के नाम। पहली लिस्ट में थे 21 प्रत्याशियों के नाम। पूर्व सीएम रमन सिंह राजनांदगांव से लड़ते हुए चुनाव नजर आएंगे। वहीं दूसरी सूची में 3 सांसदों को भी टिकट दिया गया है, जिसमें रेणुका सिंह, गोमती साय, अरुण साई को टिकट दिया गया है और साथ ही 2 पूर्व आईएएस और 9 महिलाओं को भी मौका दिया गया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 85 प्रत्याशियों में से 4 सांसदों के नाम। बिरनपुर हिंसा में मारे गए भुवनेश्वर साहू के पिता को भी टिकट दिया गया है। भुवनेश्वर के पिता ईश्वर साहू को साजा से टिकट दिया गया है। तो बीजेपी की लिस्ट का ये एक्स फैक्टर है और ये एक्सरे इसलिए भी जरूरी क्योंकि इस बार सांसदों को उतारकर बीजेपी एक नया दांव चलने की कोशिश कर रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और इसको लेकर तमाम पार्टियां इस वक्त कमर कस रही है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, पहले भी मैं और आप जिक्र करते रहे, लेकिन बीजेपी ने एक नया तरीका अपनाया है और वो है उनका एक्स फैक्टर। लेकिन क्या एक्स फैक्टर का ये जादू इन तमाम राज्यों में चलता हुआ नजर आ पाएगा? देखिए, एक्स फैक्टर की बात तो ये है कि बीजेपी ने अब तमाम अलग अलग स्ट्रैटेजी पे काम किया है। कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीनों के अगर आप टिकट वितरण के स्ट्रैटेजी और मेथड को देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक लिस्ट में तो तय किया गया है कि हम एकदम नए चेहरों के साथ जाएंगे। एक लिस्ट में तय किया गया है कि हम दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं के साथ जाएंगे। एक लिस्ट में झलक है कि जो हमारा काडर है या जो हमारे वर्कर्स हैं या जो लंबे समय तक विधायक रहे या मंत्री रहे, हम उनके पास जाएंगे। तो अलग अलग तरीके से ये इस पूरी लिस्ट में फिर अगर हमें लग रहा है कमज़ोर सीटें हैं तो हम दिल्ली से हमारे राष्ट्रीय चेहरों को भेजेंगे। तो ये जो एक्स फैक्टर केवल और केवल एक ही फैक्टर है, जिताऊ उम्मीदवारी जिताऊ है। हम किसी को भी चुनाव लड़ाएंगे क्योंकि 2024 का रास्ता 2023 से होकर गुजरता है। तो ये जो एक्स फैक्टर है केवल जिताऊ उम्मीदवारी का फैक्टर है, जिस पर पूरी तरीके से दिल्ली ने तय किया है। दिल्ली ने ड्राइविंग सीट अपने हाथों में ली है और दिल्ली ने ही तीनों ही राज्यों की जो सूची है उसको खुद तय किया है सर्वे के लिहाज से। भले ही अलग अलग स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर विचार विमर्श सर्वे हुआ है, तमाम बातें हुई हैं, लेकिन वो एक्स फैक्टर जिताऊ उम्मीदवारी है। और उस एक्स फैक्टर के जो रंग है वो बहुत सारे हैं, जिसमें कांग्रेस से आए प्रत्याशी भी हो सकते हैं, किसी ब्यूरोक्रेसी की ज्वाइनिंग भी हो सकती है, अपने बड़े चेहरे भी हो सकते हैं, सांसद और कैबिनेट मंत्री भी हो सकते हैं। तो ऐसे तमाम एक्स फैक्टर्स। और एक सबसे बड़ी बात, आज से पहले होता था, कर्नाटक तक के चुनाव में होता था नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना, लेकिन इस बार का एक्स फैक्टर है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना, लेकिन कंबाइंड कलेक्टिव लीडरशिप के साथ। कर्नाटक की हार से यही सीखा कि रीजनल चेहरों की जरूरत है, लेकिन एक नहीं, अनेकता होती है। उस अनेकता में एकता को आगे ले जा रही है अगर ये सामूहिक नेतृत्व की आप बात कर रही हैं, आप प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कह रही हैं कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी और अब तक रही भी है कुल मिलाकर, लेकिन साथ ही आपने एक और बात कही कि रीजनल चेहरे की जरूरत है। लेकिन बीजेपी अभी भी इन 5 राज्यों में भी क्या किसी रीजनल चेहरे को लेकर आगे आ रही है? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत क्लियर थी कि उन्हें टिकट दे दिया गया है। यानी आप समझिए कि क्या शिवराज सिंह चौहान इसमें डाउटफुल थे? तो फिर ये जो आप बात कह रही है कि रीजनल चेहरा जरूरी है, क्या आपको लगता है कि एक्चुअली इसी स्ट्रैटेजी पे बीजेपी काम कर रही है? देखिए, कर्नाटक की हार के बाद जो सीखा, लेकिन मध्य प्रदेश की बात अलग है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात अलग है। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी एक नए चेहरे, फ्रेशनेस पर नई लीडरशिप खड़ी करना चाहती है। 2024 के लिहाज से समझ लीजिए, अलग तरीके से समझ लीजिए, और पुराने
लोगों को शायद एंटी इनकमेंसी है या पुरानी छवि की वजह से उस छवि से दूर होना चाहती है। बहुत साफ शब्दों में बात करें तो जब नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा तो कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के शिवराज खेमे को झटका लगा। अब इसका क्या अर्थ है? जब आपके पास शिवराज सिंह चौहान जैसे मामा जी वाला चेहरा है, महिलाओं के, बच्चों के एकदम जिसे बोलते हैं चहेते वाला चेहरा है, तो क्यों ज़रूरत पड़ी थी नरोत्तम मिश्रा को उतारने की? क्यों ज़रूरत पड़ी आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबियों को भी उतारने की? क्यों ज़रूरत पड़ी थी आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से लाकर राज्यसभा देने की? क्यों ज़रूरत पड़ी आपको प्रहलाद पटेल को उतारने की? तो साफ बात यह है कि आप जनता में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे पास चेहरे काफ़ी हैं, और ये चेहरे किसी एक विधानसभा पे इम्पैक्ट नहीं छोड़ते, ये चेहरे पूरे के पूरे प्रदेश पर इम्पैक्ट छोड़ते हैं। तो यही तमाम एग्जाम्पल्स हैं जिनसे ये है कि हम कलेक्टिव लीडरशिप पे जा रहे हैं, हम किसी गुट को नाराज नहीं कर रहे, और कर रहे हैं तो जो एग्जिस्टिंग है, जिनके साथ एंटी इनकम्बेंसी की छाया है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है, जिससे अगर कोई नाराज है उस पर्टिकुलर चेहरे से या उनके संबंधित लोगों से, तो मैसेज ये चला जाए कि हम भाजपा वही है, लेकिन नए कलेवर एक और गया है, और वो कांग्रेस के खेमे में गया है, क्योंकि जिन प्रत्याशियों को अब कांग्रेस उतार रही है उनमें कहीं ना कहीं एक डर है, क्योंकि सांसदों को देखकर जाहिर तौर पर उन्हें भी लग रहा है कि किसी स्ट्रैटेजी के तहत किया जा रहा है। वो कह रहे हैं हमारी सीट बदल दो। तो क्या ये कह सकते हैं कि पीएम मोदी ही कांग्रेस की भी लिस्ट तैयार कर रहे हैं? हाँ, रणनीति जरूर बदल रहे हैं। मैं इसलिए बता सकती हूँ, सबसे पहले ये 15 GRG वॉर रूम कहा जाता है इसे शिखा, हम यहीं पर मौजूद हैं, और इसलिए मौजूद हैं क्योंकि अंदर, अगर राजस्थान का जिक्र कर लेते हैं, राजस्थान की पहली सूची आई है, 7 सांसद उतार दिए गए हैं, उसमें से 6 लोकसभा के हैं, 1 राज्यसभा के हैं। तो जो आपने कहा कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस की भी लिस्ट तैयार करने या रणनीति बदलने का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अंदर मौजूद है, स्क्रीनिंग कमेटी के साथ बैठक कर रहे हैं। क्यों, ये समझना जरूरी है। कल बीजेपी की पहली 41 सीटों पर 41 प्रत्याशियों की सूची आई। शिखा, उन 41 में से 31 सीटें वो हैं जहां पे वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं। उसके बाद 9 ऐसी सीटें हैं जहां निर्दलीय विधायक हैं, और केवल 1 ऐसी सीट है जहां भाजपा का विधायक है। यानी कि अपनी भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली सूची आउट करी है वो डी कैटेगरी की लिस्ट है, डी कैटेगरी। और वो जो 1 सीट है जिसपे भाजपा काबिज है, वहां से दिया कुमारी को दिया गया है। यानी कि जो 40 की 40 सीटें हैं वो असुरक्षित सीटें हैं, जहां पर उन्होंने 10 बागियों को उतारा है जो 2018 में बागी थे। एक कांग्रेस से आए हुए सुभाष बेरिया को प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सामने उतारा है, जाट के सामने जाट को, और प्रदेश अध्यक्ष को डगमगाने की कोशिश की है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष संगठन का बड़ा चेहरा है। उसके अलावा एक IAS अफसर उतारे। लपोलुबाब इस बात का ये है कि ये पहली लिस्ट कांग्रेस की मजबूत एरिया था। तो अब जब ये बैठक शुरू हुई, यहाँ पे गौरव गोगोई जो स्क्रीनिंग कमेटी के हेड हैं, उन्होंने ताबड़तोड़ ये बैठक बुलाई, और इस बैठक का उद्देश्य ये है कि हम बाकी सीट पे तो चर्चा कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ये तो हमारी खुद की प्रबल सीटें हैं जहां पर हम 1 नहीं 2 नहीं 3 बार से अपनी सीटें काबिज कर रहे हैं। कांग्रेस का पंजा वहां पर है। तो ऐसे में इन सीटों को ढहने से बचाने की रणनीति क्या है? तो आप सही कह रही थी शिखा कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने ये पहली लिस्ट जारी करने के बाद कांग्रेस की रणनीति और उसके तौर तरीके और स्पीड और रफ्तार, और जिसे वॉर रूम कहा जाता है, तो ये युद्ध स्तर पर इस पूरी लिस्टिंग को, इस युद्ध स्तर पर उस पूरी प्रक्रिया को बढ़ा दिया है। लेकिन जो आपका एक सवाल था कि क्या, जी, एक और बात समझने की कोशिश मैं भी यहाँ करना चाहूंगी, ये जो तमाम सांसदों को उतारने की रणनीति बीजेपी की तरफ से, क्योंकि ये एक सवाल लोगों के जहन में है कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, और इसके फायदे कैसे होंगे जो चुनाव में सीधे तौर पर नजर आएंगे, और न केवल इन विधानसभा चुनाव में बल्कि 2024 में इससे अफेक्टेड रहेगा, ये कैसे होगा? महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन में ये पूछा था कि क्या कुछ विधायक अपनी सीट बदलना चाहते हैं, तो आज कांग्रेस के कई 1 दर्जन, इस 41 में से 1 दर्जन विधायक, 41 सीटों वाले 1 दर्जन विधायक यहाँ पर हैं जो किसी न किसी तरीके से आला कमान तक की बात पहुँचा रहे हैं कि हमें अपनी सीट बदलनी है। और उसमें ये इलाका भी है, तिजारा वाला इलाका भी आता है, उसमें भरतपुर वाला इलाका भी आता है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो अभी एग्जिस्टिंग में कांग्रेस के विधायक हैं, वो चाहते हैं कि उनकी सीट बदल दी जाए, क्योंकि ऐसा नेले पर जिस तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो अपना प्रत्याशियों की लिस्ट दी है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी रणनीति या कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी रणनीति बदलना चाह रहे हैं। आपका सवाल है कि
ये जो सांसद उतारे, पहला तो एक ही एक्स फैक्टर या एक ही रणनीति या एक ही स्ट्रैटेजी है, जिताऊ उम्मीदवार, कम वोट में जिताऊ उम्मीदवार, चाहे फिर वो लोकसभा से उतारे जाएं। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में सांसदों को उतारा जा रहा है। लेकिन इसके पर्दे के पीछे की एक और बात है। पहला, कलेक्टिव लीडरशिप। दूसरा, ये वो सांसद भी हैं जिनकी परफॉर्मेंस लोकसभा में शायद उतनी बेहतर नहीं है। कहीं ना कहीं लोकसभा के जो सर्वे हुए हैं, 6 सर्वेज हुए हैं, उसमें ये तय हुआ है कि बहुत सारे, यानी कह सकते हैं कि 40% सांसदों की टिकट कटेगी और जिताऊ उम्मीदवारी की तरफ से मिलेगी। हो सकता है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में किसी कैबिनेट, प्रदेश के जो प्रदेश की जो सरकार होती है, विधानसभा में कोई कैबिनेट मंत्री है, उसको लोकसभा लड़ा दिया जाए, जैसे लोकसभा के सांसदों को विधायक लड़ाया जा रहा है। तो स्ट्रैटेजी केवल जिताऊ उम्मीदवारी की है। आपकी जातीय जो पकड़ कितनी है आपके इलाके में, आपकी जातीय समीकरण कितने बेहतर हैं, आप कितने जिताऊ उम्मीदवार हैं, आप कितनी ज़्यादा बेहतर टक्कर दे सकते हैं, इसीलिए कैटेगरी में बांटा गया है। 161 सीटें ऐसी हैं, 160। एक अपडेट आपको बीच में देना चाहेंगे कि सीपी जोशी यहाँ पर पहुंचे हैं कांग्रेस वॉर रूम में। ये अपडेट इसलिए क्योंकि हम जब बात कर रहे थे कांग्रेस की रणनीति को लेकर, तो सीपी जोशी को यहाँ पर भेजा गया है और स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर बैठक चल रही है। गोविंद सिंह डोटासरा ऑलरेडी अंदर हैं, कैंपेन कमेटी के हेड भी सीपी जोशी हैं और ऐसे में विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। तो एक बार इसलिए अपडेट ये ज़रूरी इसलिए था कि आपको बताना कि कितनी हलचल पहली लिस्ट के बाद हो गई है। तो मैं अपना जवाब खत्म ये करूंगी कि ये रणनीति है कि बड़े चेहरों को उतारा जाए इन सारी सीटों पे, नए चेहरों को लोकसभा में, क्योंकि लक्ष्य एक है 2024 पर रास्ता होके गुजरता है 2023 से। तो 2023 के फैसले 2024 की जीत से जुड़े हुए हैं और ये जो फैसला लिया है 7 सांसदों को, ये फैसला 2024 की जीत से जुड़ा हुआ है। और जाहिर तौर पर ये स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी ने किया है। और शिवराज सिंह चौहान ने कल इस लिस्ट के आने के बाद क्या कुछ कहा है, अदिति एक बार अपने दर्शकों को पहले सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक और सूची जारी हो गई। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। प्रदेश ने जो अनुशंसाएं भेजी थी उसी के अनुरूप सूची में घोषित नाम आए हैं। अब हमारे कुल मिला के 136 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, 230 में से 136। बाकी सूची भी जल्दी आएगी। लेकिन कांग्रेस की सूची कहां है? अब तो चुनाव की तारीख भी आ गई। तारीख के ऐलान के बाद सभी पार्टियां जीत का दावा करने लग गई है और ऐसे में किसने क्या कुछ कहा है, आपको ये भी सुनवाते हैं। नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए लोगों में रहे हैं और उनकी तरफ हाथ हिलाकर गान रहे। वो जो है पेपर लीक करने वाले इंसेंटिवाइज हुए हैं, इन लोगों को सुरक्षा और संरक्षा देने वाली सरकार की विदाई की अंतिम तिथि आज की घोषणा के साथ में तय हो गई है। तो ये कितने चरण करना, क्या चरण करना, ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग ने जो भी घोषणा की हम स्वागत करते हैं, लेकिन हर चरण में जो भी डिक्लेयर होगा हम पूरी तैयारी से संपूर्ण 90 सीट की पिछले 1.5 साल से पूरी ताकत से लगे और हमारा बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता पूरी ताकत से काम में लगा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी में बहुत पहले से जुटी है। प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ हम काम में लगे हैं। विकास जो भाजपा की सरकार ने किया है, गरीबों के जीवन के बदलने का अभियान जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, आज 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकल गए मध्य प्रदेश में। और सड़क, बिजली, पानी जो कांग्रेस के शासनकाल में लोग लालायित होते थे, 15 महीने की कांग्रेस का दुरावस्था का दौर, वो भी जनता ने देखा है। तो इसलिए विकास और गरीब कल्याण के आधार पर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री हासिल करेगी। ये पॉपुलर डिमांड है पब्लिक की, तो पॉपुलर डिमांड में सब आ जाती है। और बीजेपी ने तो करकरा ली अपनी नेतागिरी को, जो क्योंकि इन्होंने तो झूठ बोल के जुमले दे के नोटों को बंद करके, चालू करके, और जो नहीं कर सकते थे वो कर लिया। अब जनता समझ गई कि भाई 9 साल बाद में 70 साल का हिसाब मांगने वाले 9 साल में अपना ही हिसाब याद नहीं रख सके। तो अदिति मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अदिति देखिए, ये स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से क्लियर है। बीजेपी एक नए स्ट्रैटेजी के साथ सामने आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये तमाम विधायक हैं उनके अंदर डर जरूर देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप कह भी रहे थे
कि लगभग 40 से 50 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्हें इस बात का डर है कि भाई जब सांसद मैदान में उतरेंगे तो होगा क्या। बिल्कुल, जब मैदान में उतरेंगे तो सांसदों के भी नाक का सवाल है, और दूसरा उनके सामने जो कांग्रेस का गढ़ रही है वो जगह, वहां पर उन लोगों के लिए, उन प्रत्याशियों के लिए भी नाक का सवाल है। इसके साथ साथ रणनीति केवल बीजेपी कांग्रेस में ही नहीं बदली, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई गुट ऐसे हैं जिनको साइडलाइन फील लग रहा है कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है, उनके नेताओं की टिकट कट रही है। अब वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपने बात जो है या अपने मन की पीड़ा जो है वो किसी न किसी माध्यम से, कभी सोशल मीडिया, कभी व्हाट्सएप, कभी फ़ोन, कभी इंटरनेट, अलग अलग माध्यम से बयान देकर, बाइट देकर, मीडिया से रूबरू होकर, अपने नेताओं के सामने नाराज़गी जताकर वो भी कहीं ना कहीं अपने जो दुखड़ा है कि टिकट कट सकता है, क्योंकि ऐसा भी है कि एक परंपरागत तरीके से जो टिकट मिलता था पुराने लोगों को, उनकी टिकट कट रही है। तो बीजेपी के अंदर भी खलबली शुरू हो गई है और कांग्रेस के अंदर भी खलबली शुरू हो गई है, और ये ऑब्वियस था क्योंकि पहली लिस्ट कांग्रेस के मजबूत गढ़ वाली लिस्ट थी। तो ऐसे में वहां पर अगर कोई सीटें कम होती हैं, क्योंकि आप अक्सर एक माइंडसेट में होते हो कि ये वो सीटें हैं जहां पर हम डेफिनेटली जीत रहे हैं, हमको काम करना है उन सीटों पे जहां पर हम नहीं जीतते आए हैं। अब जब आपकी उन सीटों पर मजबूत प्रत्याशियों को, सांसदों को, बड़े नेताओं को उतारा है, तो जाहिर तौर पे आपकी स्ट्रैटेजी में बदलाव होगा। अभी तक आप ये सोचते हैं कि ये लोग जीतते आए हैं, इन्हीं को दोबारा लड़ाएंगे और इन्हीं का समर्थन, भारी समर्थन मिलेगा और ये सीटें तो पक्की हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने बड़े दिग्गज उतारे हैं तो जाहिर तौर पर कांग्रेस की रणनीति में ही बदलाव है, तरीके में बदलाव है, रफ्तार में ही बदलाव है, और यही वजह है कि लंबे समय से ये लंबित था कि स्क्रीनिंग कमेटी कब मुलाकात करेगी, जो आज यहाँ पर लंबे समय से बैठकें चल रही है। कल अशोक गहलोत ने भी की, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि रोज टिकटों को लेकर मंथन होगा और फाइनल फैसला किया जाएगा। जी, और अभी फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं अदिति, तो वहां पर अब कैसी गहमा गहमी नजर आ रही है, क्योंकि देखिए चुनाव के लिए वक्त बहुत कम बचा है और ऐसे में आचार संहिता भी लागू। अब ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज के पास बहुत कम वक्त है कि वो इस पर फैसला ले सके, क्योंकि सिर्फ एक जगह पर, एक राज्य में चुनाव नहीं है, 5 राज्य और सबकी सब जो आधारशिला रखी जाएगी, ये एक ट्रेलर के तौर पर होगा 2024 का। बिल्कुल, लेकिन आप ये समझना बहुत ज़रूरी है, पहले की तरह टिकट नहीं बांटी जा रही है दोनों ही पार्टियों में। सबसे बड़ा आधार है सर्वे, इसलिए क्योंकि जिताऊ उम्मीदवारी है। अब बीजेपी की 2 मिनट बात करते हैं। बीजेपी में पूरी तरीके से दिल्ली ने सर्वे अपने हाथ में लिया और उन सर्वे के बाद लोकल लीडरशिप से बातचीत करी। लोकल लीडरशिप जब यात्रा में निकली, तमाम अलग जगह निकली, वहाँ पे कई सारे नए चेहरे लिए, पुराने चेहरे लिए, तमाम जब सारे नाम आ गए तो एक पैनल तैयार हुआ। उसके बाद लंबी देर रात 3:30 बजे तक अमित शाह से मुलाकात हुई, उसके बाद दिल्ली में कई बैठकें हुई और उस तरीके से टिकट आखिरकार सर्वे के आधार पर जो कॉमन नाम निकल कर आ रहा था उस पर मोहर लग गई, और जहाँ पर उम्मीद नहीं थी कि जीतेंगे वहाँ पर बड़े चेहरे उतार दिए। ये तो है बीजेपी की स्ट्रैटेजी। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। एक तरफ PEC, प्रदेश इलेक्शन कमेटी एक तैयार की जाती है, वहां पे ऑब्जर्वर्स होते हैं, 200 विधानसभा से वो एक पैनल तैयार करके लाते हैं। वो पैनल सौंपा जाता है प्रदेश अध्यक्ष को। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम करती है। स्क्रीनिंग कमेटी अपने हिसाब से ओपन चर्चा करती है, नए कैंडिडेट्स के नाम लाती है। उसके बाद सचिव अपना काम करते हैं, जो ये सचिव प्रभारी बनाए गए हैं वो उनको अलग अलग 60-60 करके उनको विधानसभाएं दी गई हैं, वो सर्वे लेकर आते हैं। तो ये 2 चीज़ें होगा, और तीसरा है जो एक्चुअल सर्वे करवा रही है कांग्रेस। तो ये तीनों के अंदर जो एक कॉमन नाम आ रहा है उसको टिकट दी जाएगी, क्योंकि वही कॉमन मिनिमम नाम है या कॉमन मैक्सिमम नाम है जो जिताऊ है, इसके आधार पर टिकट दी जा रही है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि इस बार टिकटार्थियों का बहुत जमावड़ा नहीं दिखा, क्योंकि कहीं ना कहीं टिकटार्थियों को पता है कि इस बार सिफारिशों से, घरों के बाहर खड़े होने से, घरों पे लंबी लाइन लगाने से टिकट नहीं मिलने वाली है। इस बार जिताऊ उम्मीदवारी होगी, सर्वे में आपका नाम गया होगा, आउट ऑफ द वे सर्वे से आपका नाम ऐसे नहीं जा सकता जो पहले हुआ करता था कि सिफारिश हुई, दिल्ली के अहमदाबाद से किसी का फोन आया और आपका नाम आ गया। इसलिए दिल्ली में टिकटार्थियों का जमावड़ा दोनों ही पार्टियों में कम है, क्योंकि जिताऊ उम्मीदवारी है सर्वे के लिहाज से। इसलिए शायद माहौल जो भी है वो अंदर गर्म चल रहा है, माहौल बाहर ज्यादा गर्म नहीं है। तो इनसाइड स्टोरी क्या है अदिति, मैं आपसे समझूंगी। और पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप, अदिति नागर मेरी सहयोगी मेरे साथ लगातार बनी हुई है, और क्योंकि बीजेपी एक्स फैक्टर के साथ इस बार मैदान में उतर रही है और इस एक्स फैक्टर का एक्सट्रा क्या कुछ कहता है, अदिति हम तक इस बात की जानकारी पहुंचा रही है। अदिति, कमिंग टू यू, अब ये स्ट्रैटेजी बीजेपी की समझ आ गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्ट्रैटेजी कांग्रेस को भी अच्छे तरीके से समझ में आ गई, और यही वजह है कि हम ये कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी ही शायद कांग्रेस की भी लिस्ट तैयार कर रहे हैं। तो अब ये रणनीति कांग्रेस की तरफ से कैसे बदलती हुई आप देख रही हैं? देखिए, कांग्रेस रणनीति तो वही है, जिताऊ उम्मीदवारी इकलौती रणनीति है, लेकिन
कांग्रेस का जो सबसे बड़ा इशू है, जब आप सरकार में होते हो, जैसे बीजेपी के साथ मध्य प्रदेश में है, जब आप सरकार में होते हो, भले ही आपने कई भाषण और राशन का तमाम कार्यक्रम किया है किसी भी सरकार में, केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी है, 2024 में उतरेंगे तो कहीं ना कहीं जो भी सरकार में है उसके एक एंटी इनकम्बेंसी का जो पटका है वो चिपका होता है, कहीं ना कहीं वर्ग होता है जो एंटी इनकम्बेंसी नाराज होता है। तो वही अशोक गहलोत के साथ है, लेकिन अस्तित्व की नाक की लड़ाई भी है। अब ऐसे में रणनीति जिताऊ के साथ साथ रणनीति ये भी है कि दिल्ली का जो सर्वे आया है उसमें 60 से 70 विधायकों की टिकट काटनी है। आज से पहले कांग्रेस का ये पैटर्न रहा है कि वो अपने पुराने चेहरों के टिकट नहीं काटते थे, इसीलिए ये ट्रांजिशन का चुनाव है, ये एक बदलाव का चुनाव है। इस बार वो सब करना पड़ेगा जो पहले नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की टिकट साफ ये कहती है कि इस बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव है, उनके चेहरे पर नहीं है। वैसे ही जैसे बीजेपी ने अपना स्ट्रेटजी में बदलाव किया है, कलेक्टिव लीडरशिप किया है, बड़े बड़े चेहरों को एक साथ उतारा है, ज्यादातर हर गुट को के लोगों को भी उतारने की कोशिश की है जो कि सब जिताऊ हैं तभी। वैसे ही कांग्रेस की जो बड़ी मुश्किल है वो ये है कि क्या कांग्रेस इतनी हिम्मत दिखा पाएगी कि वो बड़े चेहरों के टिकट काट सके जो आज जीत नहीं रहे, जिन्होंने हो सकता है सरकारें बचाई हो, जिन्होंने हो सकता है वो सब कुछ किया हो जो एक कांग्रेसमैन का काम हो, लेकिन अब बारी है कि नए चेहरों को जगह दी जाए क्योंकि आपके लिए एंटी इनकम्बेंसी है। तो स्ट्रैटेजी में यही तरीका है कि आप 60 टिकटें तो नहीं काट सकते, तो आप 30 टिकटें काटेंगे। यानी आदित्य, अगर कुल मिलाकर इसे समझा जाए तो बीजेपी नए स्ट्रैटेजी के साथ आ रही है और अब बहुत जरूरी हो गया है कांग्रेस के लिए कि वो अपनी रणनीतियों में जो सालों साल वो बदलाव लेकर नहीं आए, अब ये इट्स अ हाई टाइम कह सकते हैं कि ये अब बदलना पड़ेगा। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।